तो नमस्ते सभी को। प्रणाम और सभी का वेलकम है। अ, आज हम एक नई मतलब एक नई तरीके का सेशन कर रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल भी है और एक तरह से अलग भी है। हम महादेवी वर्मा के बारे में रीटा चौधरी मैम से सुनेंगे। रीटा चौधरी जी टीचर अपने आप रही हैं और वो अंग्रेजी पढ़ाती थी, लेकिन इस बार वो उन्होंने हिंदी की एक कवित्री महादेवी वर्मा, वो भी पिछली जो शताब्दी की, वो एक महान कवित्री, लेखिका और एक एक किस्म से हस्ती थी। वो एक सिर्फ लेखिका ही नहीं थी। उन्होंने रीटा मैम ने ये सब्जेक्ट चुना। जब ये सब्जेक्ट दिए गए तो उनका भी एक साहस है, रीटा मैम का भी एक साहस है कि उन्होंने ये सोचा कि वो इनके बारे में बोलेंगी। वो भी एक बड़ी बात मुझे लगी कि किसी के बारे में, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, पर वो हमें अच्छे लगते हैं। तो इस तरह मैं रीटा मैम को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा के बारे में हमें थोड़ा बताएं। फिर हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर आगे ये सेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुराधा मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये टॉपिक्स कुछ ऐसे थे कि जो मेरी मतलब लाइफ में कभी मैंने इनको छुआ भी नहीं था। सारे टॉपिक्स वो थे जो मैंने जिनको कभी छुआ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। सिर्फ एपीजे अब्दुल मतलब नाम सबके सुने हुए थे, लेकिन इंटरेस्ट था कुछ टॉपिक्स में। मगर जब ये नाम मेरे सामने आया तो मुझे एक बहुत पुरानी अपनी एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब मैं अभी टीचिंग में थी तो हमारे स्कूल में जो इंटर स्कूल डिबेट्स और स्पीचेस के कंपटीशन होते थे, तो उसमें मेरे ही क्लास के एक स्टूडेंट ने इनके बारे में बोला। और जब इनके बारे में बोला तो उसने कुछ एक कविता कही थी जो मतलब मुझे बहुत टच कर गई। और उसकी मैं अभी एक ही लाइन बोलूंगी। जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आज नयन। मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे इस पोइटेस के मन में कोई बहुत ही दबा हुआ गम है। और मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो बाय चांस ऐसा हुआ कि उस स्टूडेंट के से मेरे से पहले ही किसी और टीचर ने वो पेपर ले लिया। मैं चाहती थी कि मैं उसका वो पेपर लेके पढूं, लेकिन वो किसी और टीचर ने उससे ले लिया था। तो जब आपने मुझे ये मौका दिया तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं इन्हीं के बारे में बोलती हूँ, इन्हीं के बारे में मैं देखूंगी, मुझे पता चलेगा। क्योंकि मैं समहाउ उस लाइन से बहुत टच हो गई। तो फ्रेंड्स, ये है एक हिंदी लिटरेचर की बहुत ही फेमस पोएट थी, जिन्होंने कंपैशन को, करुणा को एक बहुत ही सहज अभिव्यक्ति दी थी। मतलब करुणा को भी उन्होंने अपने वर्ड्स में ऐसे डिस्क्राइब किया था कि जैसे कहते हैं ना, नए नया भाव, नए शब्द देना, नया आयाम देना। तो इनमें ये इतनी कला थी, इनमें इतना बड़ा आर्ट था कि कंपैशन को भी इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में गाया था। तो हिंदी लिटरेचर की तो ये महान कवित्री थी। और बहुत ही उच्च कोटि की विचारक थी। ये बहुत ही डिवोटेड सोशल वर्कर थी, स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर भी थी। और थ्रू आउट इन्होंने महिला साहित्यकार के रूप में बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड की थी। इनको बहुत इज्जत मिली थी। और बहुत छोटी एज में ही जो बड़े बड़े कवि लोग थे वो इस गुण को, इस टैलेंट को पहचान गए थे। तो इनका जो बर्थ था वो यूपी में फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 में हुआ था। और 2007 में इनकी बहुत मतलब विशाल, बहुत अच्छे तरीके से इनकी सेंटिनरी मनाई गई थी। मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली थी, बट मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके फादर जो थे वो गोविंद प्रसाद वर्मा एक भगलपुर के एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल काम करते थे। इनकी मदर का नाम हेमा रानी था। एजुकेटेड लेडी थी, बहुत रिलीजियस थी। और होम मेकर थी, गृहिणी थी वो, कोई काम नहीं करती थी।
और सबसे अच्छी बात क्या कि ये अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, एक ही बच्चा था, और बहुत मन्नतों के बाद ये पैदा हुई थी। बहुत मनौतियां मानी थी, तब कहीं जाके ये पैदा हुई थी। और इनकी फैमिली में 7 जनरेशंस के बाद एक लड़की का जन्म हुआ था। तो इनके फादर इतने खुश थे, वो सोचते थे कि ये मेरी जो वो कहते हैं ना, कुल देवी दुर्गा, दुर्गा माँ को वो मानते थे। तो वो कहते थे कि दुर्गा माँ का ये प्रसाद है, और इसीलिए उन्होंने इनका नाम भी महादेवी रखा। नेवर न्यू के ये महादेवी जो है ये अपने नाम को आगे चल के इतना सार्थक कर देंगी। इनकी इनिशियल एजुकेशन तो घर में ही स्टार्ट हुई थी। उस समय ये अभी स्कूलिंग में नहीं थी, और जस्ट एट द एज ऑफ 9 इयर्स इनकी एक डॉक्टर थे स्वरूप नारायण के साथ इनकी मैरिज हो गई। लेकिन जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, ये अपने पेरेंट्स के पास ही रही थी। 17 इयर्स की एज में ये अपने इन लॉज में गई। लेकिन शायद ऐसा, जैसे जीवन में ऐसा होता है कि ग्रस्त जीवन इनके लिए बना ही नहीं था। इन्होंने बहुत जल्दी अपने वो फैमिली लाइफ को छोड़ दिया और वापस आ गई, और वापस कभी भी दोबारा नहीं गई। और इन्होंने एक निश्चय कर लिया कि ये संन्यास लेकर सन्यासी जीवन बिताएंगी। और और उसको उन्होंने सिद्ध भी किया, उन्होंने निभाया भी इसको। और सबसे बड़ी इनके जीवन की विडंबना क्या है कि ये एक रंगों वाले त्योहार के दिन पैदा हुई थी। ये होली वाले दिन पैदा हुई थी, और जीवन भर इन्होंने सिर्फ एक ही रंग अपनाया, और वो था पीड़ा का रंग। इनके अंदर कौन सी पीड़ा थी, क्या थी, जो इन्होंने डायरेक्ट तो कभी नहीं गाई, लेकिन इनकी पीड़ा हर कविता में थी। और मतलब इन्होंने सिर्फ सफेद रंग को अपनाया। हमेशा ये व्हाइट साड़ी में रहती थी, बॉर्डर चाहे होता था, लेकिन हमेशा व्हाइट साड़ी में रहती थी। और इनकी हर कविता में इनका जो कोई भी कविता है, उसमें इनका अकेलापन बहुत क्लियर पता चलता था कि ये अपनी लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती थी। हमेशा एक अकेलेपन को ये अपनी पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। और हम सब जानते हैं कि अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि व्हाइट कलर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। तो इसी तरह से इनके भी इन्होंने भी मतलब अपने हर काम में हर तरह के रंग को उजागर। हालांकि इन्होंने व्हाइट कलर को ही चुना अपने कपड़ों के लिए, अपनी सादगी के लिए। ये हमेशा उसी बिल्कुल सिंपल रहती थी, लेकिन ये कितनी भी पीड़ा हो उसको गीत में बदल देती, उसको गाकर बदल देती थी, जिसके लिए इनको मीरा से कंपेयर किया गया। और शिक्षा की मुहिम चलाने वाली ये क्रांतिकारी महादेवी थी। पशु पक्षियों के बीच खेलती थी और उनके साथ अपना परिवार रच लेती थी। इसलिए इनको शकुंतला का भी के साथ भी कंपेयर किया। और कैनवस पर जिस तरह से मतलब ये इतनी सुंदर चित्रकला बनाती थी। शुरू से ही, बचपन से ही, स्कूल टाइम में इनको चित्रकला का शौक हो गया था, और इतनी सुंदर चित्रकला करती थी कि इनको अमृता अमृता शेरगिल के साथ कंपेयर किया गया। तो हर चीज में जो भी इन्होंने किया, जो भी लिखा, जो भी एक्सप्रेस किया, वो सब उच्च कोटि का था। ये बहुत गिने चुने लेखकों में से हैं जिन्होंने कविताओं के लेखन के साथ साथ इन्होंने चित्रकला, चित्रांगन भी का भी सृजन किया। माने इनकी अपनी कविताओं में भी, इनकी अपनी स्टोरीज, इन्होंने जो फिगर्स बनाई हैं, जो डिस्क्रिप्शंस दी हैं फिगर्स के थ्रू, उससे देखकर पता चलता है कि मतलब ड्राइंग भी इनके लिए जैसे बहुत सिंपल काम था, बहुत सहज भाव से करने वाला काम था। इनको उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आई। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ देखी जाए तो ये महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थी। उनके उनका इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव था। बनने का भी निश्चय कर लिया था। तो ये एक किसी उसमें
आश्रम में भी गई, भिक्षुणी बनना चाहती थी, दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ का कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इनको वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो मेन संत थे, वो क्या चाहते थे कि वो इनके साथ पर्दे में बात करें, पर्दा रख के, आगे पर्दा करके फिर इनसे बात करें। तो इन्होंने सोचा कि अगर कोई संत भी स्त्री और पुरुष में इतना भेद करता है, तो वो मेरी मुक्ति कैसे सशक्त कर सकते हैं। संत तो वो होते हैं जिनके लिए शरीर नाम तो कुछ, शरीर का डिफ्रेंसिएशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने ये भाव देखे, तो ये वो उस आश्रम को छोड़ के आ गई, और उसके बाद फिर इन्होंने किसी भी आश्रम में जाके दीक्षा की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने लिए कोई नए मार्ग ढूंढने शुरू कर दिए। हाँ, आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रही होगी, मेरे ऊपर वाले घर में काम हो रहा है। नहीं मैम, कुछ डिस्टरबेंस नहीं आ रही है। और आपको जो 2 लाइन आपने शुरुआत में कही थी वो बाद में कभी मैं दोबारा अभी से। बोलूंगी, हाँ मैं हाँ। वो अभी बोलूंगी। तो इनकी लाइफ में महात्मा गांधी और लॉर्ड बुद्धा और रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही गहरा प्रभाव था, और वो प्रभाव इनकी सभी कविताओं में लगातार बना रहा। तो अब मैं वो थोड़ी सी लाइनें बोलूंगी जिससे मैं टच हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इनके बारे में बोलने के लिए चुना। तो वो है, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आज नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता ये संचित विराम, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। तो मैं जब टीचिंग लाइन में, प्रोफेशन में थी, तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने महादेवी वर्मा के बारे में बोला था, और उसने ये कविता बोली थी। तो मैं तब से, मतलब मेरे मन में ये ऐसे इनकी पर्सनालिटी बैठी हुई थी कि मेरे मन में था कि मैं इनके बारे में जानूं, पर मैं जान नहीं पाई। थैंक्स टू अनुराधा मैम, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया और मैंने इनके बारे में पढ़ने के लिए सोचा। और जीवन भर इन्होंने सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं, बल्कि देश भर की महिलाओं को उनके अधिकार बतलाए भी, और उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाया। महादेवी वर्मा, जिनको हम आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से जानते हैं, ये मन की असीम पीड़ा और करुणा, अगर किसी की, कहते हैं कि अगर किसी की रचनाओं में अपने मन की पीड़ा और करुणा भाव, कंपैशन भाव, अगर वो एकाकार हो जाए, तो वो वास्तव में मीरा ही बन जाती है, वो अमृता प्रीतम ही बन जाती है, वो रोजेटी ही बन जाती है, वो महादेवी वर्मा ही बन जाती है। महादेवी का जो होली का त्योहार था, वो बहुत ज्यादा पसंद था, और खूब अच्छे तरीके से मनाती भी थी। इस दिन वो, उनके घर में बहुत लोग आते थे, बहुत रश होता था, बहुत सारे लोग आते थे, और ये खूब मन से रंगों से भरे हुए टीके सबके माथे पे लगाती थी और सबको आशीर्वाद देती थी। कुछ अपनी और कुछ अपने आसपास की पीड़ाओं से परेशान होकर महादेवी वर्मा कुछ ऐसा सार्थक करना चाहती थी। वो देश की महिलाओं के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहती। तो ऐसे में उनको हमारे जो पूज्य महात्मा गांधी जी, जो स्वाधीनता के आंदोलन के प्रतीक बन चुके थे, उन्होंने इनको एक बहुत अच्छी सलाह दी। ये उनके पास गई कि मैं किस तरह से स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट करूं, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं इस देश की महिलाओं को ऊपर उठाना चाहती हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने इनको बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी है कि सब लोग मेरी तरह ही सड़क पर उतर आए और आंदोलन करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो कहती है, आप तो साहित्यकार हो, आप अपने साहित्य के द्वारा ही समाज सेवा कर सकते हो, आप अपने देशवासियों को ऊपर उठा सकते हो, उनको विद्वान बना सकते हो। और ये एक सेंटेंस महात्मा गांधी का, उनका सारा जीवन ही इसने बदल दिया, और इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने साहित्य के द्वारा देश के लिए समर्पित कर दिया।
कभी अपने लिए ना कुछ मांगा, ना कुछ चाहा। एक माँ की तरह उनकी एक कविता में मैं सिर्फ 3-4 लाइन्स बोलूँगी, मेरे को बोलने नहीं आते लेकिन सिंपल वो हैं। तुम सो जाओ, मैं गाऊँ, मुझको सोते युग बीते, आप आओ, मैं पलकों में सपने से रोज सजाऊं, तुम सो जाओ, मैं गाऊं। तो एक जैसे कोई ममतामयी माँ होती है ना, उस तरह से इनकी कविताओं के एक्सप्रेशन बहुत सुंदर थे। पशु पक्षियों से भी इनका बहुत प्यार था। कई तरह के जानवर इन्होंने अपने घर में पाल रखे थे, उनके नाम रखे हुए थे, उनके साथ ये पूरा प्रेम लाड़ दुलार करती थी। उन्हें अपने घर में पूरा घूमने की आजादी थी। वो जंतु जो थे, पशु पक्षी जो थे, वो पूरे घर में घूमते रहते थे। एक बार इनकी पेट डॉग सोना सोना की डेथ हो गई, और उसकी डेथ के गम में इन्होंने 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया। इतनी मतलब प्रेम भरी थी वो, इतनी अटैच थी। और इनकी कई रचनाओं में इन्होंने अपने साथियों की यानी इन पशु पक्षियों की कहानियां भी लिखी हैं। जैसे एक सोना कहानी है, जिसमें इन्होंने एक फीमेल डियर के बारे में बताया है। एक गौरी कथा है, जिसमें इन्होंने अपनी एक करुणामयी गाय के बारे में बताया है। इन्होंने जिससे भी प्रेम किया, उसके साथ अंत से अंत तक निभाया। फिर चाहे वो प्रेम स्वयं की पीड़ा से हो, या देश से हो, या पर्वतराज हिमालय से हो, या अपने घर में खेलते हुए पशु पक्षियों से हो, या फिर अपने बचपन की सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस पोयम लिखी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दोनों महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी इनका जो कॉम्बिनेशन था कविताओं के प्रति, और फिर एक निराला कॉम्बिनेशन था, बहुत ही अंत तक इनका ये दोस्ताना चलता रहा। इलाहाबाद में जब ये रहती थी, तो इनका नेहरू परिवार से भी काफी अच्छा दोस्ती हो गई थी। खुद जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो इनको खूब मानते थे। उनकी दोनों सिस्टर्स और श्रीमती गांधी जी भी इनको बहुत सम्मान देती थी। लेकिन देखिए, जीवन में इनके इतने मधुर संबंध बने, बहुत बड़े बड़े लोगों से बने, उसके बावजूद भी ये बहुत इनके जो मतलब एक जैसे फॉर्म थी, बहुत तटस्थ थी, हमेशा आत्मानंद में रहती थी। और जो भी इन्हें जो भी हर्ष और विषाद थे, इनकी खुशियां, इनके दुख, ये सब शायद इनको इसीलिए स्थिर रख पाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तटस्थ थी, अपने एक निश्चय पे बहुत निश्चय की पक्की थी, और अपने अंदर में अपनी आत्मा के साथ अपने आप को खुश रखती थी। तो इसी वजह से इनके इतने प्रभावशाली फैमिलीज के साथ इनके कॉन्टेक्ट्स भी हुए, मगर ये किसी से एकाकार नहीं किया इन्होंने, किसी के साथ जोड़ी नहीं, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखी। और जब श्वास ये कौन सी है? कण कण और कर, यस, इनकी पोएम्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छी अच्छी। जब स्वाधीनता आंदोलन की लहर चल रही थी, तो इनका घर, इनका विद्यापीठ क्रांतिकारियों के लिए एक छिपने की जगह बन गया था। शरणा स्थली जिसको कहते हैं, मतलब क्रांतिकारी इनके घर में, इनके विद्यापीठ में कहीं भी आकर छिप सकते थे। और इनमें इतनी तटस्थता थी, मीरा जी इसको इनको कहते हैं कि इनमें जो तटस्थता थी, मतलब एक फर्मनेस थी, वो मीरा जैसी थी, जो इन्हें हमेशा स्थिर रखती थी। कभी इन्होंने डायरेक्ट किसी आंदोलन में, किसी भी फाइट में, किसी भी फ्रीडम फाइट में इन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन जो लोग फाइट करते थे, उनको ये रिस्पेक्ट देती थी, उनकी फीलिंग्स को ये समझती थी। ये बहुत अच्छी नेचर लवर थी। खास तौर पर हिमालयाज इनको बहुत पसंद थे, और जब कभी भी
कोई वर्ल्डली अफेयर्स इनको घेरने की कोशिश करते थे, तो ये कुछ समय के लिए प्रकृति की गोद में चली जाती थी, सबसे दूर हिमालयस में चली जाती थी। और इनकी पुराना कि जब भी मतलब कोई वर्ल्डली अफेयर्स से परेशान होती थी, कोई बंधन लगता था, तो ये हिमालयस में चली जाती थी। और इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता था, और प्रकृति को इन्होंने स्त्री तत्व के रूप में प्रदर्शित किया है। तो कुछ इनके जो काम है, वो है समाज साहित्य में महिलाओं की भागीदारी के लिए ये लगातार वकालत करती रही। 1933 में इन्होंने पहली बार कवित्री सम्मेलन करवा के कवित्री कलाकारों की नींव रखी थी। 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1988 में पद्म विभूषण मिला। और इन सब के बीच भी प्रकृति और प्रकृति के स्त्री तत्व से इनका प्रेम हमेशा बना रहा। इनका इनके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत बड़े कवि हैं, उनका बहुत प्रभाव था। तो एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी से किसी फॉरेनर ने पूछा कि आप इतनी सुंदर गीत कैसे रच लेते हो? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मेरे अंदर एक विरहिणी स्त्री निवास करती है, जो रो देती है और मैं उसके रुदन को गा देता। तो लोगों का, कवियों का, महान कवियों का ये कहना है कि शायद महादेवी वर्मा के अंदर भी कोई ऐसा ही विचार रहता होगा, जो इन्होंने प्रकृति को स्त्री के रूप में शब्द दिए। तो इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट काव्य हैं, संग्रह हैं, मैं उनके सिर्फ नाम बोलती हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, और भी बहुत सारे हैं। ये अनुराधा जी ने वैसे भी दिखा ही दिए हैं। बहुत फेमस हैं और बहुत सुंदर लिखे हुए हैं। ऑल्दो मैं आई एम नॉट वेल रेड अबाउट देम, लेकिन बहुत सुंदर लिखे हुए हैं। मैं तो इतना ही सुनने से मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ कि कितनी सिंपल लिविंग और कितनी हाई थिंकिंग थी। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स जितना ही, अगर आप में से आप लोग कुछ जानते हैं इनके बारे में तो ऐड करें, कुछ भी कह सकते हैं आप। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू रीटा जी। एक तो ये हमें महादेवी वर्मा की पूरी जीवन कथा के बारे में सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी जो कविताएं जो मैं दिखा रही थी, वो हमारे स्कूल में भी होती थी। एक दो हर मतलब हिंदी की जो जैसे टेक्स्ट बुक में होती है ना, कि कोई ना कोई कविता होती है। तो इनकी कविताओं में ऐसा था कि मतलब यस यस यस। डिफिकल्ट नहीं लगते हुए भी छोटी छोटी, जैसे बोलेंगे कि इनका जो छंद या जो भी मीटर था, वो इजी भी होता था। कई बार जो इनके जो प्रोज है वो डिफिकल्ट हो सकता था, पर इनकी पोयम जो होती थी वो काफी इजी और जो भावनात्मक किस्म की थी। अब जैसे ये, अगर हम सिर्फ इतना पढ़े, निशा की धो देता राका राकेश चांदनी में जब अलके खोल, कली से कहता था मधुमास बता दो मधु मदिरा का मेल मोल। तो इसमें मतलब जो ये भाव और ये जो मतलब जो कंपैशन की देवी कहेंगे, या जो आपने पहले बोला कि इनमें कुछ एक विरह की बात थी कि इन्होंने ना अपना संसार ना मतलब माता पिता के घर से 9 साल की उम्र में आ गई। फिर इनके हस्बैंड मतलब जो थे वो भी काफी मतलब एक किस्म से सपोर्टिव ही हस्बैंड थे, क्योंकि उन्होंने काफी इनको मतलब एक किस्म से क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जो गौना होने के बाद भी जब एक आई और फिर वापस चली गई, तो काफी साल तक उनके हस्बैंड उनको वो करते रहे, क्या बोलते, सपोर्ट करते रहे, या मतलब रिक्वेस्ट करते रहे कि आप वापस घर में आ जाइए, घर में आ जाइए। तो इन मतलब इनका एक किस्म से प्रतिभा ही ऐसी थी कि लोग ऐसा इन्होंने अपने तरह से अपना जीवन जिया। वो एक इनमें एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने तरह से अपना जीवन जीने का एक निर्णय लिया और उस निर्णय पे अडिग रही। आपने जैसे कहा, फिर वो संत भी, फिर उनको लगा कि अरे ये संत कैसे हैं, तो
उन्होंने अपना जो आप बोल रहे थे तटस्थ और फर्म, फर्म तटस्थ तो हो गया न्यूट्रल, तो वो नहीं, पर वो फर्मनेस वाली जो है इनकी जीवन में, वो वाली बात आपने जो बताई कि ये फर्म रही हर बार में, किसी भी स्त्री को या लड़की को, या जो इनकी जो स्कूल्स भी हैं वहां पर लड़कियों को मतलब जैसे आदर सत्कार, या भाषा पे पकड़, या अच्छी जो क्या कहेंगे, जैसे भद्र महिला किस तरह से होती है, उस तरह की जो ट्रेनिंग इन्होंने शुरू की थी। और हाँ, इन्होंने दूर रह के एक किस्म से भाषा का सर्विस दी, और हिंदी भाषा को सर्विस दी, अपना भी रखा। और ये एक किस्म से जो भी उस समय के जैसे नीरज निराला, इन श्रेणी में इनका नाम रखा गया। और इतनी मतलब प्रोज एंड पोइट्री दोनों ही, वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी 4-5 बुक ही कोई फेमस हुई हुई है, तो काफी बुक्स इन्होंने लिखी है अपने लाइफ में। और इसी के लिए इनको कभी भी किसी कोई पर्सन को जैसे नेशनल पोइटस या पद्म विभूषण मिलना या ज्ञानपीठ मिलना, ये होता है कि कोई उनकी जो बात है वो इतने लोगों तक पहुंची। मतलब ऐसा ही नहीं कि उन्होंने 100-200 जो बनारस में है, या मतलब प्रयागराज में ही, वहां पर ही इनका प्रभाव रहा, लेकिन पूरे कम से कम उत्तर भारत में इनका प्रभाव रहा। और उस समय एक स्त्री के लिए ये मतलब सोचना कि मैं अकेले रहूंगी, आज तो मतलब, क्योंकि ऐसा एक जमाना आ गया है कि मैं अकेले रहूंगी, मैं अकेले मतलब आई विल बी लाइक एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई विल वर्क, आई विल अर्न। ये उनकी देन है कि एक किस्म से उन्होंने एक किस्म से रोल मॉडल बनाया कि नहीं, अगर मैं इस तरह से जीवन जीना चाहती हूँ तो मैं जी सकती हूँ। तो वो होंगी, या जैसे लता मंगेशकर है, मतलब परिस्थिति अलग अलग है, और टैलेंट अलग अलग है, और समय थोड़ा सा अलग अलग है। लता मंगेशकर अब मतलब उनका हुआ, लेकिन इन्होंने एक किस्म से एक कम से कम उत्तर भारत में पैदा होने वाली स्त्रियों को, लड़कियों को एक रोल मॉडल दिया। क्योंकि मेरी बुआ जो थी हिंदी टीचर थी, तो तब वो महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान को कोट करने के लिए, वो मतलब सिर्फ उनकी कविता ही एक प्रतीक नहीं थी, उनका एक जीवन शैली भी को कोट किया जाता था कि किस तरह से वो अपनी यस। स्टूडेंट को बताती है, किस तरह से वो कविता लिखती हैं। उनकी जो चयन, जो शब्दों का चयन, शब्दों का जो रखना, कविता में पंक्तियों में रखना, और ड्राइंग के बारे में, या पशु पक्षी के बारे में, नेचर के बारे में, इस तरह सुमित्रा नंदन पंत भी नेचर पोएट कहलाए, और ये जो है वो भावनाओं की देवी कहलाई। तो अलग अलग किस्म का वो एक फ्रेज दे दिया जाता है कि पोइट्री में, जैसे नीरज निराला, उनको एक क्योंकि उन्होंने बहुत सारी, जैसे कि वो अर्जुन की बहुत क्या बोलेंगे, जैसे ओरेटरी किस्म की पोएम लिखी है। तो इनकी एक मधुर वाणी जो है साहित्य के जो दुनिया में एक किस्म से आई, इनकी आवाज जो है इनके लेखन द्वारा आई। इतना मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है, और आपने तो पूरा मतलब एक सजीव चित्र हमारे सामने पेश किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अनुराधा मैम, आपने बहुत अच्छा ऐड किया। जो मैं इनको पढ़ के जो मैं समझ पाई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सोल पर्पस लेके आता है और वो शुरू से ही पहचानता है अपने पर्पस। इनका वो था, ऐसा नहीं कि इनकी कोई इन लॉज में किसी के साथ अनबन थी, कुछ भी नहीं था, है ना। और इनके फादर इतने अफेक्शनेट थे कि जब ये बचपन में ही इन्होंने स्टोरीज पोएम्स लिखनी शुरू की तो इनको बहुत एनकरेज करते थे, बहुत प्यार भी देते थे। पर इनके अंदर जैसे कोई कोई जन्मों का कुछ बिछड़ा हुआ चीज होती है ना, जो मैं समझ पाई, मतलब इमोशनली इनको ऐसे लगता था जैसे जिसकी इनको सर्च है वो नहीं मिला। और उस अकेलेपन को इन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू और उसके थ्रू जाहिर भी किया, लेकिन जिसके साथ प्यार किया उसके साथ प्यार भी पूरी तरह से निभाया।
अब वो आप मिसफॉर्च्यून कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो कि इनके हस्बैंड अच्छे भले मतलब प्रोफेशनल थे, सब कुछ था, लेकिन इनको ये लगा ही नहीं कि मैं फैमिली लाइफ के लिए फिट हूँ, और ये छोड़ के आ गई। और इतना दृढ़ निश्चय कि मैं अपने मतलब जो मुझे करना है, वो शायद मैं ऐसे रहकर ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। पता नहीं उनके क्या भाव रहे होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर कोई ऐसी दबी हुई पीड़ा थी, जो ये पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर पाई, और शायद फैमिली लाइफ में रहती तो ना कर पाती। इसलिए भी हो सकता है, जी, बट हम उसका वो ही कर सकते हैं किस्म से, मतलब अपने मन से। मैं भी जो हाँ, बता रही हूँ, मैंने जो समझा वो इस तरह से बता रही हूँ। लेकिन वो एक रोल मॉडल जरूर रही हैं, मतलब बिल्कुल। जो लड़कियां उत्तर भारत में उनकी कविताएं पढ़ती हैं, उनके बारे में जानती हैं। खैर, उनके बारे में कई सारी पीएचडी वगैरह भी कई स्टूडेंट्स ने की हैं, तो वो तो बात ही अलग है। बस मैं एक और, अभी अभी हम 11 से 12:30 हम लोग ने सत्यपाल सर की क्लास सुनी है। तो उसमें वॉरियर एंड नॉन वॉरियर पर, मतलब कि जो वॉरियर एंड नॉन वॉरियर पर व्याख्या हो रही थी। सत्यपाल सर बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहे थे। तो जो वॉरियर होता है वो बड़ा दृढ़ होता है ना। तो वो दृढ़ता एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट में या एक कवित्री में किस तरह से होगी। तो वो महादेवी वर्मा ने उसको सचित, मतलब एग्ज़ैक्ट सजीव, अपना पूरा जो जीवन है उसमें वॉरियर बन के वो गई, रही। और ना उन्होंने शस्त्र उठाए, ना उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई भारत छोड़ो या कुछ भी इस तरह से नहीं किया। लेकिन अपनी एक वाणी के द्वारा वो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। और वो मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए, मतलब मैं ज्यादा स्त्री बोल रही हूँ, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए वो एक रोल मॉडल रही है। तो इतने में मैं थोड़ा चुप रहना चाहूंगी, बट थैंक यू सो मच। और अन्नपूर्णा जी, या आप कुछ बोलना चाहेंगे या बोले? नमस्ते मैम। रीता मैम, अनुराधा मैम, मधुलिन, सभी को नमस्ते। मैं परसों ही आपका मैसेज सुन के बहुत ही उत्साहित हुई। मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को सुनना है। अभी बीच में फोन भी आया, मैं कट गई फिर, लेकिन मैडम का पूरा सुन लिया था मैंने, तो बहुत ही अच्छा था। मैंने इतनी डीपली नहीं, बस उनकी कविताएं हमें जो रहता है, और थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन होता है तब। और वो भी बहुत साल हो गए जब पढ़ाई में, क्योंकि मैं हिंदी की बहुत, हिंदी क्या, मैं कोई भी लैंग्वेज हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पोएट्री है या गद्य बोलो, पद्य बोलो, जो भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय बहुत रोमांचित होते थे इनका कविताएं पढ़े। तो हिंदी है तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का होना तय है। उसमें एक कविता इनका, एक कविता उनका। लेकिन आज पूरी उनकी जीविका सुन के एक किस्म की प्रेरणा मिली। देखो, अभी अकेले रहना, मान लीजिए अभी 30 साल से पीछे देखो तो अकेले रहना स्वाभाविक है लेडीज के लिए। लेकिन उस जमाने में 1907 इतना आसान नहीं है। क्योंकि उस समय कितने लोग विधवा होके भी अकेली रहना पड़ता था। लेकिन शादीशुदा होके छोड़ के आना साहस की बात है ये। नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उस जमाने में, इंडिया में बहुत मुश्किल था, सोचने से परे था। है ना, कैसे भी रह लो, है ना, ये था भाव। शादी कर लिया, तुम उधर की हो गई, वापस आना नहीं है। वापस आएंगे भी तो बहुत प्रताड़नाएं होती थी, उनको सुनना पड़ता था। माँ बाप तक, जैसे अभी 40 साल पहले भी ये प्रथा नहीं थी, माँ बाप तक नहीं रखते थे ना, तुमको शादी हो गई अब हम नहीं रख सकते। ये भी हमने बहुत सुना है। लेकिन इनकी जीवनी, जैसे इन्होंने प्लान करके आए होंगे पृथ्वी पे, मेरा जीवन ऐसा ही होना है, तो सभी लोग उनको मदद भी किए होंगे, चाहे हस्बैंड हो। बोलते हैं ना, अननोइंगली मदद करना होता है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ प्लान, सोल प्लान। लेकिन इतना सुंदर, इतना साहस, और अपने आप को व्यक्त करना सौम्यता के साथ। है ना, आपने बोला शस्त्र भी नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन लड़ाई लड़ी। तो वो जो एक्सप्रेशन है राइटिंग में लाना, उस समय विद्या भी लेडीज के लिए इतनी आसानी से नहीं होती थी। मेरी दादी से भी इनका थोड़ा पहले हो या उसी टाइम, मेरे दादी गरीबी के कारण सिर्फ 2 क्लास तक ही पढ़ी, और उसके बाद वो 24 साल में विधवा हो गई, 4 बच्चे थी। घर के जो
पैसे थे, सोना बर्तन सब बेच डाला दादाजी की ट्रीटमेंट में, लेकिन वो बचे नहीं। खाली हाथ 4 बच्चे लेके वो विधवा थी और देखने में इतनी सुंदर थी। और उन्होंने कैसे जिया विधवा जीवन हमें ही पता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सुनते थे उनके मुंह से तो आंखों में पानी आता था, अभी भी ऐसा लगता है वो एक कहानी है। लेकिन इनका देखिए अलग दिशा में है, इनके अलग दिशा में सिंगल लेडी जीना। और कितने लोगों ने उनको सुनाया भी होगा ना पीछे से। ऐसा नहीं है, समाज में ऐसे शादीशुदा लेडी को भी सही जो रहते हैं उनको भी 10 लोग सुनाते, लेकिन इनका बिल्कुल विरुद्ध शैली में जीवन। और कितना सहा होगा, और उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ना, पीड़ा से ये होके जीवन वो कर लेते हैं कि भाई मैं नहीं जी सकती ऐसा जीवन या ऐसा। लेकिन उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया अपने भाषा से, और हम लोगों के लिए मार्गदर्शक है। आपने जैसे बोला कितने लोगों ने पीएचडी की है, कितने लोगों ने उनके ऊपर काम किया, उनकी कविताएं आज भी उत्तेजना देती है या प्रेरित करती है कि नहीं अभी भी होप है। ऐसा कुछ कोई भी कष्ट हो, हमसे बहुत ज्यादा 100 गुना ज्यादा कष्ट से लोग जीवन जीते थे। उस समय देखिए ना लाइट थी, ना मोबाइल थी, ना पेन थी आज के जैसे। अभी अगर हम कुछ सोचे लिखना है तो हमारे पास पेपर है, पेन है, कॉपीज है ना। उस समय ऐसा नहीं था, वो शाही से लिखते थे, लाइट भी नहीं था, वो क्या वो दीपक से लिखना होता था, है ना। उसपे भी उन्होंने इतना इतना काम करके गए। कितना मतलब उनके अंदर वो जील होगी जीने की या फिर अपने आप को वो करने की। बहुत सुंदर वर्णन रीता मैम को, और आपको ये सब्जेक्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक थैंक यू यू मैम। अनुपमा मैम, आपने तो इतना अच्छे से इसमें ऐड कर दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो मतलब इनके बस यही है ना कि अगर एक इंसान तटस्थ हो, निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, तो मैंने तो यही देखा है कि अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में से उभर सकते हो। उन्होंने यही सिखाया है हमें। सही मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो डिटर्मिनेशन जो है सभी सभी पीढ़ियों को जरूरत है, चाहे हमारी उम्र हो, चाहे अभी युवा हो, बच्चे हो। डिटर्मिनेशन जहां पर है फिर वो डगमगाते भी जरूर, लेकिन आगे चलेंगे। भले जी, अपने कदम डगमगाए, लेकिन आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने सब बताया। आप थैंक लोग यू। बने रहे, आपने इतनी पेशेंस से सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रीता मैम, अनुराधा मैम, अन्नपूर्णा मैम। बहुत अच्छा लगा, ये सभी सुन के बहुत ताकत आ रहा है मैम। थैंक यू मधुलिन जी। आज आप बहुत बहुत ही अच्छे ज्यादा लग रहे हो। बहुत थैंक यू मैम। बहुत सुंदर लगा। रियली मैम मैम क्लास शुरू हो बहुत। गया ना मैम, हाँ? स्पिरिचुअल टैबलेट का क्लास शुरू हो गया ना मैम, आज से कर अच्छा, रहे हैं आपने भी ज्वाइन किया एल्बन? मैम। दो ज्वाइन कर लिया, हिंदी भी ओडिया भी। मैं तो पागल हो रही हूँ। ओ, दोनों का फॉर्म फिल कर दिया, दोनों भी कर रही हूँ। 11 डेज का मंडला हो गया दोनों का आज। थैंक यू सो मच मैम। मधुलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा जी, फिर मिलेंगे। और कल और दूसरे किस्म का सत्र होगा, इमॉर्टल टॉक्स पर होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रीता मैम, बहुत कल थैंक यू। दिन में होगा या शाम को? कल दिन में यही होगा, इमॉर्टल ओके, टॉक्स। और एक रेणु यादव जी भी बोलेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी पर। और एक ज्योति अरुणा ज्योति मैम बोलना चाह रहे हैं हिंदी में, तो वो थर्सडे को है। तो ये 12 साढ़े 12 बजे वाले क्लासेस होंगे, और 4 बजे वो योगा वाला। इस वीक में ऐसा है 4 मैम बजे आज इमोर्टल है क्या? 4 बजे इमोर्टल टॉक्स है? मैम। दिन सुबह 12 साढ़े 12 बजे ये वाले टॉक्स है, जैसे अभी मैम का हुआ। कल हाँ, इमॉर्टल टॉक्स है, ओके ओके परसों ओके। रिफ्लेक्सोलॉजी है। और थर्सडे को ज्योति अरुणा ज्योति मैम फ्रॉम करीम नगर, शी विल स्पीक इन हिंदी ओके। अबाउट मैम धर्म। सभी 12 बजे ही क्लास है 12 12 बजे यही और मैम 12:30 बजे तक सब बाकी 12 बजे। और मैम चार योगा क्लास 4 बजे योगा क्लास। आज है मैम? हाँ आज है, अभी डालूंगी ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, इसके लिए मैं अब डालूंगी इस क्लास के बाद। ओके मैम। जी जी जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सब। ऑल। थैंक यू।